नमस्कार। आइए आपका हॉरोस्कोप देखते हैं। आपने जो बर्थ डिटेल टाइम दी है उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी कुंडली कहती है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। 12 फरवरी 1969 शाम के 5:15 पर आपका जन्म हुआ है। जो भी जन्म स्थान आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही ये प्लानिटरी पोजीशंस ये सब लिया गया है। आपकी कुंडली कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन का मतलब होता है व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है, क्योंकि आपके लगन चंद्रमा का लगन है। कर्क लगन गहराइयों का लगन कहलाता है। व्यक्ति के सोच के अंदर आदान प्रदान करने वाला होता है, यानी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ इनके मन में इनके दिमाग में चलता रहता है। इसको हम चंचलता भी कह सकते हैं। कर्क लगन गहराई का लगन होता है क्योंकि ये जल तत्व राशि का होता है, यानी व्यक्ति लोगों के लिए भी सोचते हैं, अपने लिए भी सोचते हैं। ऐसे नहीं है कि सामाजिक कल्याण के लिए या जिसको किसी की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प भी करते हैं, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा की लगन होने के कारण व्यक्ति के अंदर कलात्मक रवैया देखा जाता है। शास्त्र के अनुसार चंद्रमा 16 कलाओं का मालिक है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे भी जानता है जो शायद अन्य लोग ना जानते हों, जिसको कहते हैं कलात्मक रवैया, कि भाई ये व्यक्ति जो है कुछ अपने अंदर औरों से कुछ एक्स्ट्रा लेकर है। गहराई होने के कारण जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको ये अपने भीतर समा के रखते हैं, किसी से आसानी से शेयर नहीं करते हैं। लगन का मालिक चंद्रमा है तो मानसिकता का मालिक भी चंद्रमा है। वो आपकी कुंडली के छठे घर के अंदर बैठा हुआ है। लग्नेश का छठे घर में जाना जीवन को संघर्षरत बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की जो भी प्राप्त करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष अवश्य होता है। यानी जीवन में बहुत सारी चीज़ें पका पकाया नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाओ पड़ा हुआ है उठा लिया अपनी जेब में रख लिया, नहीं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति से मेहनत कराता है, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश होकर यहाँ बैठा है और ये 12वें घर को देखता है। तो इस कॉम्बिनेशंस को कहते हैं जीवन में जन्म स्थान से आप जितना दूर जुड़ते हैं उतना ये कॉम्बिनेशन आपको लाभ देता है। साथ ही साथ आप देखिएगा लगन के ऊपर किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन बुध ग्रह सप्तम भाव में बैठा है। 7वें घर में बुध बैठा है, 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर बैठा है 7वें घर में। ये कॉम्बिनेशन टूर ट्रैवलिंग कराता है। ये कॉम्बिनेशन हवाई यात्रा विदेश यात्रा कराता है। ये कॉम्बिनेशन जन्म स्थान से दूर ले जाने के लिए कार्य करता है। जीवन में जब भी बुध की दशाएं आएंगी अवश्य ही आपके जीवन में स्थान परिवर्तन होगा, यात्राएं होंगी, दूर स्थान से जुड़ना होगा। और ये 12वें और तीसरे घर का मालिक जब सप्तम में बैठ के वापस लगन को दृष्टि देता है, यानी ये भी वो कॉम्बिनेशन है जो आपको घर से दूर के लिए जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन आपके चंद्रमा ने भी बताया, ये कॉम्बिनेशन आपके बुध ने भी दर्शाया गया। क्योंकि कर्क लगन के लिए बुध को बहुत अच्छा ग्रह तो नहीं मानते। अब पुराने शास्त्रों की माने तो उसमें यह लिखा हुआ गया है जो व्यक्ति परदेश गया वह उसके जीवन में एक कष्ट का समय होता है। उसके पीछे कष्ट का समय इसीलिए है कि पुराने समय में जो लोग, अब से अगर 40 साल पहले की बातें करें तो तब वो चलते थे, चिट्ठी पत्री चलती थी कि चिट्ठी किसी को लिख दी, डाक से भेज दी, डाक जब तक पहुंची पता लगा उस व्यक्ति ने आज का हाल बताया जो कि 15 दिन बाद जाकर पता लगा। इसलिए उस यात्रा को, विदेश यात्रा को, पानी के जहाज की यात्रा को कष्ट वाली यात्रा माना जाता था। लेकिन अब तो व्यक्ति 10-10, 20-20 घंटे में विदेश पहुंच जाते हैं, वहां जाके कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समय समय पर। तो इस प्रकार से ये बुध की जो दशा है वो कष्टकारी कही गई है, क्योंकि बुध 12वें तीसरे का मालिक है, यात्राओं पर खर्च कराता है, एक्सपेंडिचर कराता है, किसी न किसी कार्य के लिए आपके धन को खर्च कराता है। सूर्य इस कुंडली में 0 डिग्री का होके शनि की शत्रु राशि में बैठा हुआ है, द्वितीयेश होके बैठा है। ये कॉम्बिनेशन कुटुंब में विवाद भी दे सकता है, यानी कभी कभी जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ के लोगों से आपका मनमुटाव होना भी इसी योग से देखा जाता है। सूर्य जब इस प्रकार से बैठा हुआ हो तो ऐसे लोगों को सीधे आँख से संबंधित, या कह सकते हैं आँखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। सूर्य जब शत्रु राशि के अंदर बैठे तो ये कॉम्बिनेशन पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं, या ये कह सकते हैं पिता के लिए हेल्थ वाइज अच्छा नहीं माना जाता। धन का मालिक सूर्य धन भाव को वापस देखता है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन अपने बल पर धन देता है।
कभी कभी व्यक्ति को पैतृक रूप से भी कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये एक विवादित चीज़ मुझे ज़्यादा दिखती है जब सूर्य जैसा प्लेनेट 0 डिग्री का होकर 8th हाउस में शनि की शत्रु राशि में बैठा हो, मंगल से वो दृष्ट भी हो, तो ये ज़्यादा अच्छा योग नहीं माना जाता। यानी व्यक्ति को जीवन में जो प्राप्त करना है, जो प्राप्ति होनी है, जो धन कमाना है, वो सब अपने बल पे प्राप्त होना है, ऐसा कह सकते हैं। मंगल योग कारक यानी ऐसा एक ग्रह जो आपको केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता हो। अब मंगल पंचमेश होके पंचम में, पंचमेश पंचम में है, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि है कि वह अपने बल पर आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति को जीवन में संतान का सुख या संतान प्राप्ति होती है। पंचमेश पंचम में हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं के द्वारा आगे बढ़ता है। वह दशमेश भी हैं तो आप जो भी बुद्धि अपने कार्य क्षेत्र में लगाएंगे वो फायदा देगी। मंगल क्योंकि यहाँ स्वराशि में है और दशम भाव का मालिक होकर भी है, इसका मतलब है मंगल का यह योग आपके जीवन में आपको तकनीकी कार्यों से, टेक्निकल कार्यों से भी फायदा दे सकता है, क्योंकि मंगल को शास्त्र में यांत्रिकी या इंजीनियर प्लैनेट कहा जाता है। अब आप देखिएगा मंगल का संबंध भी आप देखेंगे तो मंगल यहाँ से बैठकर 8वीं दृष्टि से 12वें घर को देखता है। यानी फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि भाई प्रोफेशनली अगर कुछ करना है जीवन में तो उसके लिए बाहर से जुड़ो तो फ़ायदा रहेगा। मैंने नवमांश कुंडली भी आपकी देखी जहाँ से मैं प्लानिटरी स्ट्रेंथ को देखता हूँ, ये नवमांश कुंडली कहलाती है। यहाँ पे मैंने देखा मंगल पंचमेश होके 8वें घर में बैठा है नीच का होके, और 8वें घर का मालिक पंचम में। ये एक राशि परिवर्तन योग है। ये वो कॉम्बिनेशन होता है कि कभी कभी जीवन में व्यक्ति अपने आप जो योजनाएं लगाता है उसमें व्यक्ति को अचानक से कुछ प्राप्तियां हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा लगेगा कि उसने जो भी काम करा, पैसा लगाया कि कहीं डूब ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, लेकिन उसको अचानक से कोई काम मिल जाता है जिसके लिए ये कॉम्बिनेशन जाना जाता है। ऐसा मंगल दशमांश कुंडली में भी नीच का होकर एकादश भाव में बैठा है, जो इसी चीज़ को बार बार दर्शा रहा है कि मंगल की दशा में अवश्य ही लाइफ के अंदर कुछ काम झटके से भी होते हैं। बात करते हैं हम गुरु केतु के योग की। देखिए गुरु केतु का योग तीसरे घर में हो तो ये श्रद्धा के लिए अच्छा है, आध्यात्म के लिए अच्छा है, क्योंकि केतु को मोक्षकारी ग्रह कहा गया। जब ये बृहस्पति के साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो व्यक्ति के भीतर धार्मिकता को बढ़ाता है, श्रद्धा को बढ़ाता है, ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाता है, दान धर्म को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति लोगों को सलाह देकर कार्य कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति सलाहकार से संबंधित कार्य कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति लोगों को बताएं कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, ऐसे भी काम कर सकते हैं। या ये भी कह सकते हो आप कि आप वो व्यक्ति हैं जो जीवन में अगर किसी को सलाह दें, आपसे कोई सलाह लेने आए और आप उसको सलाह दें तो वो सलाह उसके लिए सही हो जाए, वो सलाह उसको फ़ायदा दे जाए। बृहस्पति भी भाग्येश होकर तीसरे घर में है, यानी बृहस्पति या केतु से संबंधित दशा अंतरदशा भी जीवन में यात्राएं, स्थान परिवर्तन, टूर ट्रैवलिंग्स के लिए जानी जाती हैं। बृहस्पति जब तीसरे घर में बैठे तो तीसरा घर से स्वयं के बल पर एफर्ट्स करने के लिए जाना जाता है। जब वह तीसरे में बैठ के भाग्य स्थान को वापस दृष्टि दे, व्यक्ति सेल्फ बिल्ड है, व्यक्ति ने अपने जीवन में स्वयं मेहनत करके अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाया है, ये कह सकते हो आप इसको। शनि शुक्र राहु का योग। शनि कौन है? सप्तम अष्टम का मालिक होके यहाँ इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत देखा जाता है कि मैरिज थोड़ी देरी से हो गई, ऐसा मान सकते हो। लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं कि सप्तम का मालिक जब नवम में बैठे, हाँ पत्नी के आने के बाद कुछ जीवन में अच्छा होता है, पत्नी के आने के बाद कुछ सहयोग बढ़ जाता है या भाग्य में कुछ वृद्धि हो जाती है। वहीं अष्टम का मालिक होकर भाग्य स्थान में है तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ भी दिखा जो लग्नेश चंद्रमा से दिखा कि भाई संघर्ष तो जीवन में है, बिना संघर्ष तो प्राप्ति नहीं है। क्योंकि शनि वो ग्रह हैं जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से स्थिति उत्पन्न कराते हैं संघर्ष की। अब भाग्य स्थान में बैठेंगे तो भाग्य के लिए संघर्ष होगा, और ये व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में करता है, लेकिन कुछ को प्राप्तियाँ होती हैं, कुछ को प्राप्तियाँ नहीं होती। आपका चार्ट ये कहता है कि आपने अगर कोशिशें करी तो आपको प्राप्तियाँ होंगी। अब यहाँ चंद्रमा छठे घर में है, शनि की 10वीं दृष्टि है, यानी ये जीवन को फिर से दिखाता है आसान नहीं है आपके जीवन की राह। शुक्र उच्च के हैं। कौन उच्च का प्लेनेट है? चौथे और 11वें घर का मालिक भाग्य स्थान में उच्च का है, यानी जीवन में व्यक्ति कहाँ भी कहीं भी स्थान पे रहे लेकिन अपने खुद के बल पर सुख साधन अर्जित कर सकता है, अपने खुद के बल पर जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये वो कॉम्बिनेशन है
कि व्यक्ति मेहनत करता है और उसको सुख साधन पसंद होते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है कि वह जहाँ भी जाएगा अपने जीवन में सुख साधन अर्जित कर ही लेगा। उसको अपने भाग्य से सुख सुविधाएं, वाहन सुख, चाहे घर का सुख, चाहे खाने पीने का सुख, चाहे पहनने ओढ़ने का सुख मिल ही जाएगा। शुक्र जैसा ग्रह भी प्रोफेशनली देखें तो अच्छा है, भले ही अष्टम में बैठा है, लेकिन धन स्थान को देखना, शुक्र की दशा भी जीवन में अच्छी ही जाएगी। तो एक प्लेनेटरी पोजीशंस मुझे दिखाई दी है जो मैंने आपको बताई है। असली जीवन में बातें या दशाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कही जाती हैं कि किस ग्रह की दशा चल रही है, वह ग्रह ही अपने जीवन में आपको सफलता दिलाता है। वह ग्रह ही बताता है जीवन में कि आपके साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। राहु की महादशा चल रही है। अब आप देखिएगा, जून 2017 से राहु की महादशा चली। सबसे पहले राहु ने क्या इंडिकेशन दिया? राहु कहता है मैं 9वें घर में बैठा हूँ, उच्च के शुक्र और शनि के साथ बैठा हूँ। इसका मतलब राहु की दशा में भाग्य बनाने के लिए संघर्ष होगा, व्यक्ति अपनी मेहनत से सुख साधन अर्जित करेगा। एक बात, राहु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति तीसरे घर में। अब राहु की दशा में ऐसा कोई काम जो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, ट्रांसपोर्ट से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए है कि राहु यहाँ 9th हाउस में है। 9वें घर का राहु बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति तीसरे घर में। यानी आप अपने जीवन में राहु की दशा में टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थान से जुड़कर, सप्लाई करके, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जितने भी कार्य करोगे वो सब आपके लिए फलीभूत होंगे। राहु को आप देखिएगा दशमांश कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा के साथ, और राहु यहाँ शनि की राशि में है, शनि 12वें घर में। अब ये भी वही कॉम्बिनेशन है कि दूर स्थान से जुड़कर फ़ायदा लेना, टूर ट्रैवलिंग से फ़ायदा लेना, यात्राओं से फ़ायदा लेना। कुछ लोग तो जीवन में ऐसे समय में ट्रांसपोर्ट के कार्यों से भी अच्छा फ़ायदा ले लेते हैं। लेकिन जब दशमांश कुंडली में राहु शनि की राशि में बैठे, शनि 12वें घर में बृहस्पति के साथ हो, तो रहा आसान नहीं है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो घर से दूर भले ही ले जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरा अच्छा खासा संघर्ष करता है, अच्छी खासी लड़ाइयाँ करता है। लड़ाइयाँ करने का मतलब है अपनी परिस्थितियों से लड़ना, अपनी परिस्थितियों से लड़ के आगे बढ़ना। उस योग को ये कॉम्बिनेशन दिखाता है, ये राहु ने यहाँ दर्शाया है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन दिखता अच्छा है लेकिन टफ है। कुछ भी पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, संघर्षों से प्राप्त करके मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। अब आप देखिएगा, राहु यहाँ शनि की राशि में, शनि यहाँ, शनि और सूर्य ने राशि परिवर्तन करा। ये फिर से वो योग है कि भाई व्यक्ति कितना ही कोशिश कर ले, जब तक वह अपने जन्म स्थान को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा तब तक वो जीवन में तरक्की नहीं पाएगा। और जब जब वह अपने स्थान को छोड़ के दूर स्थान से संपर्क करेगा, जन्म स्थान को छोड़कर, तब तक वह जीवन में ज़्यादा तरक्की प्राप्त करेगा। अभी मार्च 2020 से अगस्त 2022 तक राहु में बृहस्पति चल रही है। राहु बृहस्पति की दशा से मुझे दो चीज़ें दिखाई दी। पहला, जरूर आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन पिछले समय में हुआ होगा या आगे हो जाएगा, क्योंकि ये मार्च 20 से अगस्त 22 के बीच का समय है। या तो आपने काम करने की जगह बदल दी हो, या आपने कोई स्थान बदल दिया हो, या आपने कोई नौकरी बदल दी हो, या व्यापार करने का तरीका बदल दिया हो, या किसी दूसरे स्थान से जुड़कर कार्य करना शुरू कर दिया हो। ऐसा इस दशा में अवश्य दिखता है। दूसरा, क्योंकि राहु यहाँ शनि की राशि में, शनि 12वें घर में और बृहस्पति भी, लॉसेस से बचना है। ये वो समय है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ध्यान से करना है। ये वो समय है जिसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे समय में लोगों का धन फंस जाता है, पैसा फंस जाता है, धन का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको अभी नहीं, उससे आने वाली दशाएं भी ऐसी हैं। अगली दशा राहु में शनि अगस्त 22 से जून 25 के बीच में है। इसका मतलब आने वाली सारी दशाओं में एक बात तो आप बाहर से जुड़ रहे हैं, स्थान परिवर्तन से जुड़ रहे हैं, यात्राओं से जुड़ के धन कमा रहे हैं, लेकिन आपको अपने पैसे को नहीं फंसाना है। आपको बहुत धीरे धीरे अपनी लाइफ में चलना है, धीरे धीरे प्रगति आपको करनी है। किसी भी प्रकार के झटके के पैसे के चक्कर में नहीं आना है।
कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपको पैसे के संबंधी तकलीफ दे, जिसको हम ये कह सकें कि भाई मैंने अपनी बुद्धि लगाई, उस बुद्धि के लगाने का मुझे गलत परिणाम प्राप्त हुआ, मैंने अपने ही गलत निर्णयों के द्वारा अपना नुकसान कर लिया। उस चीज पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि राहु की महादशा और दशमांश कुंडली, यहाँ से मैं प्योरली प्रोफेशनल लाइफ देखता हूँ। ये वो लाइफ है जो इसमें आप अपने जीवन में काम धंधा नौकरी व्यापार करते हो। राहु यहाँ पंचम भाव में है, शनि की राशि में है और शनि 12वें घर में। तो अभी राहु में बृहस्पति और राहु में शनि जितनी भी दशा आएंगी वो सब 12th हाउस की होंगी। 12th हाउस लॉस के लिए जाना जाता है, एक्सपेंडिचर के लिए जाना जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशंस में मैंने लोगों को व्यापार में नुकसान भी देखा है, ऐसे कॉम्बिनेशंस में मैंने लोगों को व्यापार में डिस्प्यूट्स देखा है। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी चली जाती है। तो मैं व्यक्ति को पहले ही सचेत कर देता हूँ कि भैया बहुत ज़्यादा सावधान रहो, सावधानी से चलो, जल्दबाजी ना करो। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी दशाओं में सिर्फ व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा ही ऐसे निर्णय होते हैं जो कि उसको लॉस की तरफ लेते चले जाते हैं। इन पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे समय में देवी की पूजा करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे आपने कहा कि काली की पूजा करते हैं, कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जप सकते हैं, मालाओं से जप सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं पूजा के समय पे। और अपनी बुद्धि को खोल के चलें, जल्दबाजी से बचें, कोई आपके साथ चीट ना कर दे, आपको कोई नुकसान ना हो जाए, उन सब का ध्यान रखें। क्योंकि इन दशाओं में सारा खेल बुद्धि का है। आपकी बुद्धि कैसा काम करती है, आपके निर्णय कैसा काम करते हैं, उस पर देना होगा विशेष ध्यान। और जो पूजा बताई है वो कीजिएगा। गायत्री मंत्र पढ़ना भी ऐसे समय में सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। गायत्री मंत्र पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। दुर्गा चालीसा पढ़ें, देवी का मंत्र जपें जो मैंने बताया है, उनसे संबंधित पूजा पाठ करें, अपनी बुद्धि को खोलकर चलें। वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी आने वाले कम से कम 4 साल आपके जीवन में ऐसे हैं जो कार्य क्षेत्र तो देते रहेंगे, काम तो देते रहेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होगा, व्यक्ति कहता जितना कमाया उतना गवा दिया, उससे भी ज़्यादा गवा दिया या उससे ज़्यादा पैसा फंसा दिया। उन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। नमस्कार।